हेलो दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आपका दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में हमने भारत के जो भौतिक प्रदेश है उनकी चर्चा कर ली थी। उसके अंदर हमारा जो भौतिक प्रदेश है, मैदानी भूभाग, वो पूरा हो चुका था। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे अपने अगले भौतिक भूभाग प्रदेश की, जिसमें हम बात करेंगे भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, जो कि अगर मैं बात करूँ स्थल के रूप से सबसे बड़ा भूभाग है भारत का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले चर्चा में हम बात करते हैं और सबसे पहले इसको समझते हैं मैप के अंदर कि किस प्रकार से जो गोंडवाना लैंड है उसका भाग भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है वो बना है। देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, तो दोस्तों जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसके लिए हमको भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका मैप बनाना जरूरी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत के प्रायद्वीपीय पठार की, तो लगभग त्रिभुज आकृति में ऐसा दिखाई देता है और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहलाता है। इसको हम प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है दोस्तों? पानी से। बात करेंगे इससे संबंधित, तो जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो सबसे पहले अगर इसके ढलान की बात करें तो इसका ढलान किधर से किधर की ओर है दोस्तों? तो इसका ढलान है उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। किधर की ओर है दोस्तों? उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मैं आगे इसी में चर्चा करूं, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांट रखा है। कितने भागों में दोस्तों? तीन भागों में। अगर मैं बात करूं उनकी, अगर मैं बात करूं उसकी दोस्तों, तो तीन जो भौतिक भूभाग हैं उनकी अगर बात करूं, तो उससे पहले दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं कि जो भारत का ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और साथ ही अगर बात करें भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, तो ये दोस्तों ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक और अगर मैं बात करूं इसी की दोस्तों, तो ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ये किससे बना हुआ है? लावा से। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसी का बना हुआ रूप है, तो लावा से निर्मित है। और अगर बात करें दोस्तों इस पठारी प्रदेश की, संपूर्ण पठारी प्रदेश, तो इसकी लगभग उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो लगभग ये 1700 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग 1400 किलोमीटर ये चौड़ाई में फैला हुआ है। साथ ही अगर आगे बात करें दोस्तों इससे संबंधित, तो इसके तीन भौतिक भूभाग हैं, या मैं कहूँ इसको तीन वर्गों में बांट रखा है। जिसकी अगर चर्चा करें तो जो पहला इसका भाग है वो है मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि। और अगर इसी के दूसरे भाग की अगर बात करें तो वो है दक्कन का पठार, दक्कन का पठारी प्रदेश, पठारी। अगर तीसरे भूभाग की अगर इसकी बात करें तो वो है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। दोस्तों इसी को मेघालय का पठार भी कहते हैं, मेघालय का पठार। इसी को कर्बी एंगलोंग का पठार भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम दोस्तों सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें मध्यवर्ती उच्च भूमि की, तो जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है इसके अंदर भी कुछ भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं, जिनकी मैं चर्चा करूं तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग लगाइए। हमारा जो भूभाग है, अगर भौतिक प्रदेश है, उसमें तीसरा जो भौतिक प्रदेश है सी करके उसकी सबसे पहले हेडिंग लगाए भारत का पठारी प्रदेश, पठारी कह दो या फिर प्रायद्वीपीय कह दो,
प्रायद्वीपीय प्रदेश। दोस्तों, ये जो हमारा तीसरा पार्ट है वो भाग का, उसकी सामान्य जानकारी करके और सबसे पहले उसमें 2 लाइन लिखे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरी लाइन आपको ऐड करनी है, इसमें गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। और तीसरी लाइन ऐड करनी है, लावा से निर्मित है। दोस्तों, उसके आगे बढ़े, अगर इसी में मैं आगे बात करूं तो आपको इसमें लिखना है कि ये जो भौतिक भूभाग है इसकी लंबाई जो है वो है 1700 किलोमीटर। साथ में अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 1400 किलोमीटर में चौड़ाई में ये फैला हुआ है। साथ ही अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें दोस्तों, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई है इसकी लगभग 600 से 900 मीटर। 600 से 900 मीटर। तो ये सामान्य जानकारी है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। एक और चीज इसमें ऐड करें दोस्तों कि ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अब इसके मुख्य जो प्रदेश हैं उनकी, या इसके जो मुख्य भाग हैं उनकी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसको 3 भागों में बांट रखा है। तो पहला जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, 1 नंबर डाल के, और आप उसमें लिख दें मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। और इसकी चर्चा करने से पहले मैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैप में समझा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको एक अलग से मैप बना लेना है भारत का, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का, और उसमें जो जो चीजें मैं ऐड करता जाता हूँ वो आपको सारी ऐड कर लेनी है। तो प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है उसमें जो मध्यवर्ती पहला इसका भाग है उसके अंदर प्रमुख 4-5 भूभागों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के लगभग दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में इस स्थान पर एक पठार है और इस पठार का नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसके थोड़ा और नीचे चलूं तो लगभग इसी स्थान पर एक और पठार पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, इसके दक्षिण पूर्व में अगर बात करें तो अगला पठार पड़ता है बघेलखंड का पठार। फिर अगर और आगे बढ़े तो इसी के दक्षिण पूर्व में एक और पठार पड़ता है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, दोस्तों ये वही पठार है जो खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक खनिज छोटा नागपुर पठार में ही पाया जाता है। तो मैंने बात की आपसे जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है उसको प्रमुख रूप से 4 पठारी भूभागों में बांट रखा है। पहला मालवा का पठार, दूसरा मैं बात करूं बुंदेलखंड का पठार, तीसरा बात करूं अगर तो बघेलखंड का पठार, और अगर चौथा बात करूं तो छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों ये चारों सीरियल से ऐसे कैसे, अगर मैं बात करूं जैसे क्वेश्चन आता है कई बार कि जो 4 पठारों के नाम दे देगा और कहेगा कि इनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम में कीजिए। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? मालवा, उसके जस्ट नीचे कौन सा? बुंदेलखंड, उसके नीचे बघेलखंड, और उसके बाद में छोटा नागपुर का पठार। बात करते हैं दोस्तों इनकी, तो सबसे पहले आप इसके अंदर हेडिंग डालेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार, दोस्तों इससे संबंधित अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये जो पठारी प्रदेश है इसके अंदर दक्षिण पूर्वी राजस्थान का भाग आता है। साथ ही अगर बात करूं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग आता है। दोस्तों इन दोनों राज्यों के क्षेत्र में मालवा का पठार फैला हुआ है।
और अगर बात करूं मैं मालवा के पठार की तो ये इस मालवा के पठार की प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और अगर मैं बात करूं, ये था दोस्तों हमारा मालवा का पठार। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले पठार की और वो है बुंदेलखंड का पठार। जो अगला हमारा पठारी प्रदेश है वो है कौन सा? बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार। ये जो पठार है सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के भाग आते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस पठार के अंतर्गत किस किस के भाग आते हैं? एमपी के और यूपी के। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो पठारी प्रदेश है वो किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं दोस्तों, तो सबसे अच्छी इसकी विशेषता है और सबसे ज्यादा अगर ये विशेषता पाई जाती है तो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर उत्खात भूमि पाई जाती है। उत्खात भूमि दोस्तों, उत्खात भूमि आपको अगर मैं बताऊं, चंबल बिहार प्रदेश है इसी क्षेत्र में, और साथ में यमुना का जो थोड़ा क्षेत्र है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं पे ये उत्खात क्षेत्र देखने को मिलता है। उत्खात भूमि का जो क्षेत्र है ये कौन से बुंदेलखंड का भूभाग के अंतर्गत आता है। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो इसके बाद है हमारा अगला पठारी प्रदेश, और अगला पठारी प्रदेश कौन सा है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। इस पठारी प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले तो ये इसमें उत्तर प्रदेश, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, और अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ का भूभाग आता है। छत्तीसगढ़ का भूभाग आता है। दोस्तों अगर बात करें इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, छोटा नागपुर का पठार। चौथे नंबर पे आप हेडिंग लगाएंगे छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों इसकी अगर मैं विशेषता की बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण पहली बात तो ये कहाँ पे है? झारखंड में। पहली बात तो ये कहाँ पे है? झारखंड के अंदर। झारखंड राज्य में स्थित है। संपूर्ण जो छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश है ये झारखंड में है। अगर मैं बात करूं इससे संबंधित, तो इसका निर्माण ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगर और बात करूं दोस्तों इससे संबंधित, तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसे खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे कोयला है और आपका लोहा है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, इन सभी के प्रचुर मात्रा में भंडार छोटे नागपुर के पठार में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस पर 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। मैं अगर बात करूं तो छोटा नागपुर के पठार पर 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो अगर मैं बात करूं इन श्रेणियों को, तो सबसे पहले एक श्रेणी पड़ती है इसमें जिसका नाम है डालमा। अगर मैं बात करूं तो एक और श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है ओरहार, और इसके बाद में एक और श्रेणी है जिसका नाम है राजमहल श्रेणी।
राजमहल श्रेणी। ये प्रमुख रूप से 3 जो पर्वत श्रेणियां हैं छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलती है। बात करें दोस्तों इससे संबंधित अगर और, तो यहाँ पर इस छोटा नागपुर के पठार को कुछ छोटे अन्य पठारों में बांट रखा है, जिसमें मैं बात करूं अगर मुख्य रूप से तो कोडरमा का पठार है, कोडरमा का पठार। इसके बाद अगर बात करूं तो हजारीबाग का पठार है, हजारीबाग का पठार। इसके बाद अगर बात करें तो रांची का पठार है। ये जो पठारी क्षेत्र हैं वो किसके हिस्से हैं? छोटा नागपुर। और इसी के साथ जो अभी हमने 3 श्रेणियों की बात करी वो भी किसका हिस्सा थी? छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों इसके बाद चर्चा करेंगे हम, हमारा जो दूसरा इसका क्षेत्र है, यही हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि समाप्त हो जाता है। दूसरा जो इसका क्षेत्र है उत्तर पूर्वी पठारी दक्कन का पठार, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले भूभाग की, तो ये था हमारा कौन सा? मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये बात की दोस्तों हमने मध्यवर्ती उच्च भूमि से संबंधित। अब बात करेंगे दोस्तों जो इसका दूसरा भाग है दक्कन का पठार, दक्कन का पठारी प्रदेश, इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसकी चर्चा करने से पहले आप एक और अलग से ऐसा चित्र बनाएंगे और उसके अंदर इससे संबंधित सारी जानकारियां ऐड करेंगे। अगर मैं दक्कन के पठारी प्रदेश की बात करूं तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से कुछ क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। और मैं बात करूं अगर उन क्षेत्रों में, तो प्रमुख रूप से जो दक्षिण पठारी प्रदेश है, या मैं करूं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, उसमें जो प्रमुख रूप से कुछ श्रेणियां पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के अंदर गुजरात राजस्थान में एक श्रेणी पाई जाती है अरावली, अरावली श्रेणी। इसी के दक्षिण में अगर बात करें तो एक श्रेणी पाई जाती है चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक, और उसका नाम है विंध्यन, विंध्यन श्रेणी। इसके बाद अगर बात करूं तो एक और पर्वत पाया जाता है यहाँ पे, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और इसका नाम है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और पर्वत पाया जाता है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद में सतमाला। और जो सतमाला की श्रेणी है यह है महाराष्ट्र के अंदर, सतमाला, सतमाला श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं बात करूं प्रमुख रूप से ये 4 जो श्रेणियां हैं इनके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्कन का पठारी प्रदेश। साथ ही इसमें जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो श्रेणियां हैं जैसे सह्याद्री है, इसके बाद अगर बात करूं सह्याद्री से नीचे तो एक श्रेणी यहां पे यूं पड़ती है, इसका नाम है नीलगिरी, नील। दोस्तों एक श्रेणी यहां पे है, इसका नाम है अन्नामलाई, अन्ना मलाई। दोस्तों एक श्रेणी यहां पे है और इस श्रेणी का नाम है कार्डामम, कार्डा कार्डामम श्रेणी। इसी को इलायची के नाम से भी जानते हैं, इलायची श्रेणी। दोस्तों एक श्रेणी यहां पे है और उस श्रेणी का नाम है पालनी, पालनी श्रेणी। दोस्तों ये प्रमुख जो श्रेणियां हैं, ये सारी की सारी श्रेणियां किसमें सम्मिलित की जाती है? तो पश्चिमी घाट में। किसमें सम्मिलित की जाती है? पश्चिमी घाट में। दक्कन का जो पठारी प्रदेश है उसी के अंदर अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, सतमाला और हमारा जो पश्चिमी घाट है इसको सम्मिलित किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद में तो जो पूर्वी घाट है
इसके ऊपर कुछ श्रेणियां पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक श्रेणी है जिसका नाम है अमरकुंडा। अमर कुंडा एक श्रेणी है जिसका नाम है सिक्रांत सिक्रांत गुड्डा। एक है जिसका नाम है गलीकोंडा, गली कोंडा। फिर एक श्रेणी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ये कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं दोस्तों, इनकी चर्चा करेंगे हम पूर्वी घाट में। पहले आप हेडिंग लगाइए दक्कन का पठारी प्रदेश, और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसमें हेडिंग लगाए सबसे पहले अरावली श्रेणी। एक नंबर पे आप हेडिंग लगाएंगे अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के अंतर्गत आप लिखेंगे ये जो अरावली पर्वतमाला है, सबसे पहले तो इस श्रेणी का जो क्षेत्र है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली का भाग आता है। इस श्रेणी का अगर मैं विस्तार की बात करूं तो गुजरात से लेकर कहां तक है, दिल्ली तक है। आगे बात करूं अगर इससे संबंधित, तो ये जो श्रेणी है ये पुराने बलित पर्वत का रूप है, पुराने बलित पर्वत का रूप है। अगर मैं इसी से संबंधित और बात करूं दोस्तों, तो ये जो पर्वत श्रेणी है अरावली, इसकी जो कुल लंबाई वो है 692 किलोमीटर। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। साथ ही दोस्तों एक लाइन और ऐड करें, अरावली का जो सर्वाधिक भू क्षेत्र है अरावली का सर्वाधिक भूभाग, या मैं कहूं भाग, सर्वाधिक भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। ये थी दोस्तों अरावली से संबंधित बात। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब दूसरी श्रेणी की, और दूसरी श्रेणी है, दूसरी हेडिंग लगाएंगे दोस्तों विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी, अगर इसके विस्तार की बात करूं दोस्तों, विस्तार तो राजस्थान में चित्तौड़ जिले से लेके चित्तौड़गढ़ जिले से बिहार के सासाराम तक है। इसकी जो प्रमुख विशेषता की अगर बात करें, किसकी दोस्तों विशेषता, तो विशेषता ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। दोस्तों कहते हैं लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण इस श्रेणी में जो सर्वाधिक पत्थर वगैरह है, या इसके जो सर्वाधिक जो धातुएं हैं वो भवन निर्माण या मकान निर्माण के, या मैं कहूँ इमारत निर्माण के काम आते हैं। इसलिए इस श्रेणी को एक नाम दिया जाता है भवन निर्माण सामग्री
श्रेणी। दोस्तों अगली श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो अगली श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी। तीसरी जो श्रेणी है वो है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी। अगर इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, विस्तार, तो इसका विस्तार है एमपी में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग आ जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं तो मैं एक बार समझा दूं आपको। दोस्तों ब्लॉक पर्वत होते हैं जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई भी पहाड़ी का भूभाग जिसके दोनों साइड के भूभाग भ्रंश के द्वारा, इनमें पहली बात तो दरार पड़ जाए, भ्रंश पड़ जाए। ये एक पहाड़ी क्षेत्र था, इसके दोनों भूभागों पे दरार पड़ने के कारण या भ्रंश पड़ने के कारण, भूकंप या पृथ्वी की हलचलों या बलों के कारण अगर ये दोनों जो भूभाग है इसका, ये और ये दोनों अगर नीचे धस जाए, नीचे की ओर धस जाए और बीच का ये जो पर्वत है खड़ा रह जाए तो ये कहलाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत। इसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो जो भारत में सतपुड़ा की श्रेणी है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। अगर मैं इसमें कुछ श्रेणियों की बात करूं तो इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां या श्रेणियां हैं उनको अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें जो श्रेणी आती है उसका नाम है गिर। गिर के बाद में है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद अगर बात करूं तो राजपीपला। राजपीपला। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो है ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़। और अगर एक और बात करें तो इसकी अगली जो श्रेणी है वो है महादेव। महादेव श्रेणी। और अंतिम की बात करें तो अंतिम श्रेणी है मैकॉल श्रेणी। मैकॉल श्रेणी। दोस्तों इस मैकॉल श्रेणी पे सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों अगर बात करें किसकी, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी की, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी वो है महादेव पर्वत श्रेणी के ऊपर है और उसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी है। कौन सी श्रेणी पे है दोस्तों? महादेव पर। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये है 1350 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है दोस्तों? 1350 मीटर ऊंची है। हमने बात की दोस्तों सतपुड़ा से संबंधित। सतपुड़ा की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं जिसमें अगर बात करें अगर बात करें उत्तर से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की, और अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें जो श्रेणी आती है उसका नाम है गिर श्रेणी। उसके बाद में सतपुड़ा, उसके बाद में राजपीपला। अगर उसके बाद आगे बात करें तो बात की दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की, उसमें हमने बात की सर्वोच्च चोटियों की, या मैं कहूँ उससे संबंधित कुछ श्रेणियों की। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसमें जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है उसमें आती है गिर श्रेणी। फिर उसके पूर्व में स्थित है सतपुड़ा। सतपुड़ा के पूर्व में है राजपीपला। राजपीपला के बाद आती है ग्वालीगढ़ और ग्वालीगढ़ के पूर्व में स्थित है महादेव और उसके बाद में आती है मैकॉल श्रेणी। महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो है धूपगढ़ और धूपगढ़ जो श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों आगे बात करें तो इसमें एक और चीज ऐड करें दोस्तों, जो मैकॉल श्रेणी है, मैकॉल श्रेणी, मैकॉल श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है या मैकॉल श्रेणी पे जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो है अमरकंटक। अमरकंटक। दोस्तों ये जो मैकॉल श्रेणी है इससे संबंधित एक और बात है, या उसको और समझेंगे दोस्तों। एक छोटा सा
चित्र बनाएंगे दोस्तों। मेकोल श्रेणी के मेकोल जो श्रेणी है, इस श्रेणी से दो नदियां निकलती हैं। नदियां दोस्तों, एक नदी निकलती है इससे, सोन नदी, जो पूर्व की उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जाके मिल जाती है, और इसी नदी का नाम है सोन नदी। और एक नदी निकलती है दोस्तों इससे, अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो पश्चिम की ओर बहती है, और उसका नाम है नर्मदा नदी। दोस्तों, ये दो नदियां कौन सी श्रेणी से निकलती है? तो मेकोल श्रेणी से। आगे बात करेंगे दोस्तों। दक्कन के जो पठारी प्रदेश है, इससे संबंधित कुछ और अन्य श्रेणियां हैं, तो आप अन्य करके और लिखे दोस्तों इसमें। तो अन्य के अंतर्गत कुछ श्रेणियां, कुछ पठार है, जिसमें मैं बात करूं सबसे पहले तो सतमाला श्रेणी व हरिश्चंद्र श्रेणी, ये दोनों कहाँ हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक श्रेणी है जिसका नाम है गिर श्रेणी, जस्ट पीछे बात भी की हमने। और ये कहाँ पे है? तो ये है गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात में। एक क्षेत्र है दोस्तों, इसी के अंतर्गत दंडकारण्य क्षेत्र। दोस्तों, इससे संबंधित अगर मैं बातें करूं तो सबसे पहली बात तो ये संघन वनस्पतियों का क्षेत्र है। संघन वनस्पतियों का क्षेत्र है। साथ ही अगर बात करूं इसके अंतर्गत कौन कौन सा भूभाग आता है, तो इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र का जो भूभाग है, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है, यहाँ पे संघन वनस्पतियां पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत ठीक है दोस्तों, इतना ही, इसके लिए इतना ही। आगे और बात करूं मैं अगर दोस्तों इसी से संबंधित, तो इसी में आप और ऐड करेंगे मेलागिरी की पहाड़ियां। मेलागिरी की पहाड़ी, और ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में। एक है कोयम्बटूर का पठार, और ये है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। एक है दोस्तों रायल सीमा का पठार, रायल सीमा का पठार, और दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। एक है दोस्तों मैसूर का पठार, इसी को कर्नाटक के पठार से भी नाम जानते हैं, मैसूर कह दो या फिर कह सकते हैं कर्नाटक का पठार। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है कर्नाटक के अंदर। दोस्तों, एक पठार है जिसका नाम है महाराष्ट्र का पठार, और ये कहाँ है दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर। अब बात करेंगे दोस्तों आगे इसी से संबंधित पश्चिमी घाट की, जो हमारा दक्कन का पठारी प्रदेश है, इसी से संबंधित अगर आगे बात करें तो अब आता है इसके अंदर दोस्तों, अगली आप हेडिंग लगाएंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। दोस्तों, पहले इससे संबंधित कुछ जानकारियां आपको दे दूं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पश्चिमी घाट की, तो इसके अंतर्गत कुछ भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक तो है सह्याद्री, और एक हमने बात की नीलगिरी से संबंधित। एक इसी के अंतर्गत एक श्रेणी आती है अन्नामलाई, और एक श्रेणी आती है कार्डामम, और एक श्रेणी आती है पलनी। ऐसे कुल मिला के दोस्तों इसके का अंतर्गत सह्याद्री श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी और कार्डामम व पलनी श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे दोस्तों सह्याद्री।
दोस्तों अगर इसके निर्माण की बात की जाए, सह्याद्री के निर्माण की, तो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट लावा से। इस सह्याद्री का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा निर्मित क्या है? ये श्रेणी है। अगर मैं और बात करूं इसकी सर्वोच्च चोटी की, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वो यहाँ पे है महाराष्ट्र के अंदर, और इसका नाम है कलसुबाई, कलसू। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग है 1646 मीटर ऊंची है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करूं तो सह्याद्री से संबंधित ही, तो दोस्तों इस पे ये थी दोस्तों सह्याद्री से संबंधित बात। आगे बात करें दोस्तों इसी से संबंधित, तो जो अगली जो श्रेणी है वो है नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो ये जो श्रेणी है पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का कार्य करती है। दूसरी अगर बात करें तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, वो है दोस्तों दोदा बेटा, दोदा बेटा कह देते हैं, कहीं दादा बेटा कह देते हैं, दोडा बेटा। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 2639 मीटर। ये है दोस्तों नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अन्नामलाई की। अगर इसके बाद बात करूं दोस्तों तो इसी के अंतर्गत एक श्रेणी आती है जिसका नाम है अन्नामलाई, अन्नामलाई। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है अन्नाई मुडी, अन्नाई मुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दोस्तों अन्नाई मलाई और अन्नाई मुडी दोनों सेम नाम है, लगभग एक जैसे लगने हैं, तो कंफ्यूज ना हो। जो श्रेणी है उसका नाम तो क्या है? अन्नाई मलाई श्रेणी। लेकिन इसकी जो चोटी है सर्वोच्च, चोटी का नाम क्या है दोस्तों? चोटी का नाम है अन्नाई मुडी चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 2695। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो अगली श्रेणी है वो है कार्डामम, कार्डामम। इसी को इलायची कहते हैं, इलायची की श्रेणी, इलायची श्रेणी। पहली बात तो भारत की यह है भारत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। साथ ही अगर बात करूं तो इस पर इलायची की खेती की जाती है, इलायची की खेती होती है, जिस कारण से इसको क्या कहते हैं? इलायची की श्रेणी। बात करें दोस्तों आगे तो इसी के अंतर्गत पूर्वी घाट के अंतर्गत एक श्रेणी और आती है जिसका नाम है पलनी श्रेणी, पलनी श्रेणी। और ये जो श्रेणी है ये है तमिलनाडु के अंतर्गत। कहाँ है? तमिलनाडु। अब बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की। पश्चिमी घाट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात करेंगे दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी जिसे हम जानते हैं किस नाम से? सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री के नाम से। एक हमने यहाँ पे पर्वत श्रेणी देखी जिसका नाम है नीलगिरी, एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे है जिसका नाम क्या है? तो मैं बात करूँ तो अन्नामलाई, अन्नामलाई। और एक श्रेणी यहाँ पे है जिसका नाम क्या है? तो इलायची।
और एक श्रेणी यहाँ है जिसका नाम है पलनी। ये थी कुछ श्रेणियां। अब बात करेंगे दोस्तों प्रमुख दर्रों की। पूर्वी घाट के प्रमुख दर्रे, सॉरी दोस्तों, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। तो इन पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों में सबसे जो पहला दर्रा है वो एक दर्रा पड़ता है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, और उसका नाम है थाल घाट। एक दर्रा यहाँ पे है जिसका नाम है भोर घाट। दोस्तों एक दर्रा यहाँ पे है और इस दर्रे का नाम है पाल घाट। दोस्तों एक दर्रा यहाँ पे है और उस दर्रे का नाम है सैनकोट दर्रा। कर्नाटक के अंदर है, सॉरी केरल के अंदर सैनकोट दर्रा। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों, चार जो पूर्वी पश्चिमी घाट पे हैं। इनमें जो पहला दर्रा है थाल घाट, इससे संबंधित बातें करें तो इससे संबंधित बात करूं तो दोस्तों ये पहली बात तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में। और ये है मुंबई को यहाँ पे एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है? मुंबई। और एक शहर है यहाँ पे नासिक। तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद अगले दर्रे की, तो अगला दर्रा है दोस्तों भोर घाट। और ये जो दर्रा है यहाँ ये तो क्या है? मुंबई शहर, और एक यहाँ पे एक नगर है जिसका नाम है पुणे। मुंबई का ही नगर, महाराष्ट्र का ही नगर है पुणे। इस नगर को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा कर रहा है? भोर घाट। तो ये जोड़ता है, पहली बात तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये दर्रा भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किसको जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आगे बात करूं दोस्तों इसी से संबंधित, तो अगला जो दर्रा है वो है हमारा पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, ये जो दर्रा है जैसा कि चित्र में भी दर्शा रखा है दोस्तों, ये पहली बात तो नीलगिरी व अन्नामलाई श्रेणी के बीच है। और साथ ही बात करूं दोस्तों तो ये मुख्य रूप से केरल में पड़ता है। कहाँ पे है? केरल में। और ये कोची शहर को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। दोस्तों ये यहाँ तक है। इसके बाद अगर बात करूं दोस्तों अगले दर्रे की, जो चौथा है वो है सैनकोट दर्रा। और जो सैनकोट दर्रा है दोस्तों, सैनकोट दर्रा दोस्तों ये भी केरल में स्थित है। पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। ये थी दोस्तों हमारी पूर्वी घाट से संबंधित बात। अब बात कर सॉरी पश्चिमी घाट से संबंधित बात। अब बात करेंगे हम पूर्वी घाट की। दोस्तों पहली बात तो मैं अगर बात करूं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी जो घाट है, अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो ये लगभग 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है।
और अगर इसकी बात करें 1300 किलोमीटर उड़ीसा उड़ीसा से तमिलनाडु तक है, तमिलनाडु में भी कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 1300 किलोमीटर में। अगर इससे संबंधित मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां आती हैं, उन श्रेणियों की बात करेंगे। साथ ही जो ये पूर्वी घाट है ये कैसा है? सीधे सपाट रूप में है, सपाट रूप में। सबसे पहले बात करूं दोस्तों तो इस पे एक श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है उड़ीसा के अंदर, और ये है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। इसके बाद एक श्रेणी यहाँ पे है, इसका नाम है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई। इसके बाद एक श्रेणी यहाँ पे है जिसका नाम है मिनीकोंडा। दोस्तों मिनीकोंडा नहीं, बेलीकोंडा। बेलीकोंडा। इसके बाद एक श्रेणी यहाँ पे है और इसका नाम है पालकोंडा। और ये जो तीनों की तीनों श्रेणियां हैं ये हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो तीन श्रेणियां हैं। सबसे पहले महेंद्रगिरी कहाँ पे है? तो ये है उड़ीसा के अंदर। जैसा हमने अभी बात करी कि जो महेंद्रगिरी श्रेणी है ये है उड़ीसा के अंदर। नल्ला मलाई, वेलीकोंडा और पालकोंडा, ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद एक श्रेणी यहाँ पे पड़ती है और इस श्रेणी का नाम है जावेदी। जावेदी श्रेणी। इसके बाद एक और श्रेणी है दोस्तों यहीं पे, और उसका नाम है सेवरॉय। सेवरॉय श्रेणी। ये जो दोनों श्रेणियां हैं ये दोनों श्रेणियां तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर है। ये कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं दोस्तों पूर्वी घाट से। तो इसी के अंतर्गत आप लिख लेंगे दोस्तों कि पूर्वी घाट की श्रेणियां, पूर्वी घाट की श्रेणियां। और इसके अंतर्गत लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा के अंदर है। इसके बाद कंटिन्यू अगली लिखेंगे आप दोस्तों नल्ला मलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा, ये तीनों कहाँ हैं? तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आप अगली लिख लेंगे जावेदी और सेवरॉय, ये दोनों श्रेणियां कहाँ पे हैं? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। तो पूर्वी घाट के अंतर्गत हमने बात की महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, जावेदी और सेवरॉय श्रेणी। दोस्तों कुछ प्रमुख झीलें हैं, झीलें, तो उन झीलों के बारे में भी आप लिख लें दोस्तों। जिसमें अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के अंतर्गत एक झील आती है जिसका नाम है लोन्नार झील। लोन्नार झील। ये जो झील है ये पहली बात तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंदर स्थित है पूर्वी घाट पर। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर स्थित है। ज्वालामुखी से बनी हुई है, ज्वालामुखी से निर्मित है। इस झील के बारे में दोस्तों एक कहावत है, कुछ विद्वान हुए भूगोलवेता, वो कहते हैं कि ये जो लोनार झील है ये भविष्य में प्राचीन काल में उल्कापिंड के गिरने से जिस स्थान पर उल्कापिंड गिरा उस जगह पे बहुत बड़ा एक खड्डा हो गया और उसी खड्डे से किसका निर्माण हुआ है? लोनार झील का। तो कुछ विद्वानों का, ये लाइन आप लिख लें दोस्तों, कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह झील उल्का पिंड के गिरने से
से बनी है। दोस्तों इसी से संबंधित अगर मैं बातें करूं तो एक झील और है, और वो झील है कोल्लेरू झील। आंध्र प्रदेश एक और झील है दोस्तों, और वो कौन सी है? कोल्लेरू झील। ये जो कोल्लेरू झील है, ये सबसे पहले अगर बात करें तो ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर है। दोस्तों ये जो नदियां हैं महानदी और कृष्णा नदी, सॉरी गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी व कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र, कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। ये थी दोस्तों हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से संबंधित। हमारा इसका एक भाग छूट गया है, और वो हम अगली वीडियो में ऐसे कैसे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। कंटिन्यू हम आगे इससे संबंधित बातें अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।